हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स और मैथ से संबंधित ढेर सारे तथ्य आपको देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम, जिसमें उन्होंने दो नियम दिया, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। वस्तुतः जब विद्युत परिपथ साधारण होता है तो परिपथ के विभिन्न भागों में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, परिपथ के विभिन्न भागों का रेजिस्टेंस कितना है, परिपथ के विभिन्न भागों के बीच विभवांतर क्या है, आदि आदि तथ्यों की गणना हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब परिपथ जटिल हो जाता है, जब परिपथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन तथ्यों का कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो इसी किरचॉफ के दोनों नियमों के सहयोग से हम परिपथ से संबंधित विभिन्न फैक्ट्स का कैलकुलेशन, विभिन्न तथ्यों का कैलकुलेशन करते हैं। तो किरचॉफ के नियम को पढ़ने से पहले परिपथ से संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं जिसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं परिपथ में संधि क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। संधि, इंग्लिश पे इसको जंक्शन कहते हैं। परिपथ में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर परिपथ के विभिन्न भागों से धाराएं आती हैं, या उस बिंदु से परिपथ के विभिन्न भागों की ओर धाराएं चलती हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा सर्किट लिया है, यहाँ पर छोटा सा परिपथ लिया है, इसमें पॉइंट ए को देखा जाए, यहाँ पर हम पॉइंट ए बनाते हैं। तो पॉइंट ए को देखा जाए तो इस पॉइंट पर देखिएगा, ये इस विद्युत सेल से विद्युत धारा I1 आ रही है, और इसी बिंदु पर सेल E2 से भी धारा आ रही है, और इस बिंदु से यही धारा I1 और I2 दूसरी तरफ जा रही है। तो ये पॉइंट क्या होगा, जंक्शन कहा जाएगा, संधि कहा जाएगा। यहाँ पर कुछ धाराएं आ भी रही हैं और यहीं से कुछ धाराएं जा भी रही हैं। यहाँ पर एक संधि जंक्शन बी भी है। इस बी पर भी देखिएगा, ये I1 प्लस I2 धाराएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, और यहीं से I1 धारा इधर की तरफ निकल रही है और I2 धारा इधर की तरफ निकल रही है। तो ये बी पॉइंट भी ऐसा है जहाँ पर परिपथ के कुछ भागों से धाराएं जा रही हैं और परिपथ के कुछ भागों को धाराएं जा रही हैं। तो ऐसे बिंदु ए और बी की तरह जो बिंदु होते हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं, संधि कहते हैं। अब आती है बात ब्रांच की या शाखा की। शाखा, ब्रांच, जिसको हम अक्सर करके ब्रांच ही बोलते हैं, शाखा कम बोलते हैं। तो ब्रांच या शाखा परिपथ का वो भाग होता है जिस भाग में धाराओं का विभाजन नहीं होता है। जैसे यहाँ से अगर हम चलें तो ये धारा I1 चल रही है, ये धारा I1 है, ये यहाँ पर भी धारा I1 है, और यहाँ तक धारा I1 है। यहाँ से धारा बट रही है दो भाग में, कह लें यहाँ और यहाँ इधर की तरफ। तो जहाँ तक धारा का मान सेम होता है, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ तक के भाग को हम ब्रांच कहते हैं, शाखा कहते हैं। जैसे यहाँ बी से लेकर के ए तक धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बी से लेकर के ए तक एक ब्रांच माना जाएगा, और ये इस परिपथ के इस भाग को भी एक ब्रांच माना जाएगा जो बी से चल करके रेजिस्टेंस I2 से हो करके सेल E2 से हो करके ए तक पहुंच रहा है। तो ये भाग भी ब्रांच हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ धारा I2 है और यहाँ भी धारा I2 है, तो ऐसी स्थिति में ये एक ब्रांच हो गया। तीसरा ब्रांच अगर हम देखें, परिपथ के इस भाग को ए से इस तरह से चल रहे हैं, R3 से होते हुए बी तक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए धारा I1 प्लस I2 है, यहाँ ऐसे चलते चलते धारा यहाँ भी I1 प्लस I2 है, और यहाँ बी पर जाकर के धारा दो भाग में बढ़ जा रही है।
तो परिपथ के जिन बिंदुओं के बीच धाराएं बढ़ती न हो या धाराएं आकर के मिलती न हो, उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं, शाखा कहते हैं। तो यहाँ पर इस परिपथ में 3 ब्रांच मिले, बी से लेकर के, R1 से लेकर के, E1 से लेकर के चल रहे हैं ए तक, एक ब्रांच ये हो गया। फिर बी से चल करके R2 से होते हुए E2 से होकर के ए पर पहुंच गए, दूसरा ब्रांच हो गया। फिर तीसरा ब्रांच ए से चल करके ऐसे R3 से होते हुए बी तक पहुंच रहे हैं, ये तीसरा ब्रांच हो गया। तो ये हमारा हो गया ब्रांच, यानी परिपथ के जिन भागों में धाराओं को बंटने के लिए कोई अन्य वे नहीं मिलता, अन्य रास्ता नहीं मिलता है, तो वो भाग ब्रांच कहा जाता है। या कह लें कि परिपथ के जिन भागों में धाराओं का मान कांस्टेंट रहता है, धाराओं का मान बदलता नहीं है, उन भाग को क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। और तीसरा आता है पास, इसको इंग्लिश में लूप कहते हैं, लूप। तो परिपथ में किसी एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु तक पहुंचने के लिए जिस भाग पर धारा चलती है, उसी भाग को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं, पास कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो धारा I1 + I2 इस तरह से चल रही है, ऐसे चलते चलते परिपथ के इस भाग से ऐसे चल के इस भाग से होते हुए फिर ए पर पहुंच जा रही है। यानी किसी जंक्शन से चलकर परिपथ के विभिन्न भागों से हो करके उसी जंक्शन पर पहुंच जाने के लिए जितना परिपथ का भाग लिया जाता है, उसी परिपथ के भाग को हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं, लूप कहते हैं। लूप एक तरह से बंद होता है, जिस बिंदु से चलते हैं उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो परिपथ का वो रास्ता जो होता है वो पास कहा जाता है। तो इस परिपथ में जैसे कई पास बन जाएंगे, जैसे ए से हम चल रहे हैं, ए से चलते चलते R3 से होते हुए, बी से होते हुए, R2 से होते हुए, E2 से होते हुए ए पर पहुंच गए। तो एक पास ये हो गया ए, R3, B, R2, E2। दूसरा पास ए से चल करके E2 से होते हुए, R2 से होते हुए, B से होते हुए, फिर R1 से होते हुए, E1 से होते हुए फिर ए पर पहुंच गए। तो एक बंद पास ये भी हो गया। तीसरा बंद पास ए से चल करके इस तरह से चले, R3 से होते हुए, B से होते हुए, फिर R1 से होते हुए, E1 से होते हुए ए पर पहुंच गए। तो ये तीसरा बंद पास हो गया। तो जटिल सर्किट में, जटिल परिपथ में ढेर सारे बंद पास होते हैं, ढेर सारे जंक्शन होते हैं, ढेर सारे ब्रांच होते हैं। तो इन सब को ध्यान में हमको रखना है, उसके बाद हम किरचॉफ के नियम को समझ पाएंगे। तो आइए हम क्रमशः किरचॉफ के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम को देखते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, पहले तो इसके और भी नाम है। इसका पहला नाम है संधि का नियम, दूसरा नाम है धारा का नियम, और तीसरा नाम है आवेश संरक्षण का नियम। ये किरचॉफ के प्रथम नियम को अन्य 3 नामों से भी जाना जाता है। पहला संधि का नियम, दूसरा धारा का नियम और तीसरा आवेश संरक्षण का नियम। क्यों इसका नामकरण इस तरह से किया गया है, इसको हम अभी देखेंगे। तो किरचॉफ का पहला नियम बताता है कि किसी परिपथ में अगर कोई जंक्शन है, कोई संधि है, तो उस संधि पर परिपथ के विभिन्न भागों से आने वाली धाराओं का योग तथा परिपथ के विभिन्न भागों में जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? एक समान होता है। पहला स्टेटमेंट है कि परिपथ के किसी संधि से परिपथ के विभिन्न भागों में जाने वाली धारा का योग तथा विभिन्न भाग से संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर होता है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया किरचॉफ के प्रथम नियम का कि परिपथ में किसी संधि से परिपथ के विभिन्न भागों में जाने वाली धारा का योग तथा विभिन्न भागों से संधि की ओर आने वाली धारा का योग क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहाँ पर हम एक संधि को देखते हैं, इस संधि पर परिपथ के विभिन्न भागों से धाराएं आ भी रही हैं और परिपथ के विभिन्न भागों की ओर धाराएं जा भी रही हैं। तो देखिएगा, ये धारा I1, ये I2 और ये धारा I4, ये इस जंक्शन, इस संधि पर आ रही हैं और I3 और I5 धाराएं इस संधि से होकर के जा रही हैं। तो आने वाली धारा का योग क्या हो जाएगा? I1 + I2 +
I4, ये आने वाली धारा का योग हो गया, और जाने वाली धारा का योग क्या हो जाएगा, I3 प्लस I5। ये और कहा गया है किरचॉफ के प्रथम नियम में कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये हो गया इज इक्वल टू ये। अब इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 और माइनस I5 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इस संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी इसमें प्लस और माइनस दोनों है, तो इसका आशय यह है कि बीजगणितीय जोड़ हम किए हैं। बीजगणितीय जोड़ में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, यानी धारा का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस संधि की ओर जो भी धाराएं आती हैं उसको हम प्लस लिखते हैं, और इस संधि से जो भी धाराएं जाती हैं उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो जो धाराएं आ रही हैं वो है I1, I2 और I4, तो ये सब प्लस में हो जाएंगे, और जो धाराएं इस संधि से जा रही हैं वो है I3 और I5, तो ये माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा I1 धारा आ रही है प्लस में, I2 धारा आ रही है प्लस में, और I4 धारा आ रही है प्लस में, लेकिन I3 धारा संधि से जा रही है और I5 धारा संधि से जा रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट और बन के आता है कि परिपथ के किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या लिखेंगे कि परिपथ के किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। योग को समेशन के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किए हैं, तो इसको लिखते हैं समेशन I इक्वल टू 0। समेशन I का मतलब इस संधि पर जितनी भी धाराएं आ रही हैं या जितनी भी धाराएं जा रही हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और इस परिपथ के लिए हमने देख लिया है कि कौन सी धारा आ रही है और कौन सी धारा जा रही है। तो आने वाली धारा को हमने पॉजिटिव में लिख दिया और जाने वाली धारा को हमने निगेटिव में लिख दिया। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं। I1 धारा आ रही है तो पॉजिटिव हो गई, प्लस I2 धारा भी आ रही है तो ये भी पॉजिटिव हो गई, प्लस I4 धारा भी आ रही है तो ये भी पॉजिटिव हो गई, माइनस I3 धारा इस जंक्शन से जा रही है तो माइनस में हो गई, और माइनस I5 धारा इस जंक्शन से जा रही है तो माइनस में हो गई। ये हो गया I5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट है और ये भी स्टेटमेंट है, दोनों में जो भी स्टेटमेंट आपको समझ में आए उसको आप लिख सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसको संधि का नियम इसलिए कहते हैं कि परिपथ में संधि से संबंधित है, इसलिए इसको संधि का नियम कहते हैं। दूसरा, धारा का नियम इसलिए कहते हैं कि उस संधि पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं से संबंधित यह नियम है, इसलिए इसको धारा का नियम कहते हैं। और तीसरा नामकरण इसका आवेश संरक्षण के नियम के रूप में हुआ। तो जैसे अब कहा जा रहा है कि परिपथ के किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धाराएं जा रही हैं, या कह लें कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर हो जाता है। यानी संधि पर धारा न तो क्षय हो रही है न तो उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सभी धाराओं का मान संरक्षित है। धारा का संबंध सीधे किससे होता है, आवेश से होता है। तो प्रथम नियम में बताया गया है कि जितनी धाराएं संधि पर आ रही हैं उतनी ही धाराएं संधि से जा रही हैं। संधि पर न तो धारा उत्पन्न हो रहा है न तो धारा नष्ट हो रहा है, यानी धारा संरक्षित है। और अगर धारा संरक्षित है तो आवेश संरक्षित है, और आवेश संरक्षित है तो इसका एक नया नामकरण किया गया, आवेश संरक्षण का नियम। तो ये हमारा हो गया प्रथम नियम, जिसको हम संधि का नियम कह सकते हैं, धारा का नियम कह सकते हैं और आवेश संरक्षण का नियम कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। आइए देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। वस्तुतः किरचॉफ का द्वितीय नियम
परिपथ में बंद पास के लिए है, लूप के लिए है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? लूप से संबंधित है, इसलिए इसको लूप का नियम भी कहते हैं। दूसरा, ये द्वितीय नियम परिपथ के विभिन्न भागों में विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल से संबंधित है। और आप जानते हैं विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल सीधे विद्युत ऊर्जा से संबंधित रहता है, इसलिए इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्यों? क्योंकि परिपथ में सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो विद्युत वाहक बल का संबंध सीधे ऊर्जा से होता है। विद्युत वाहक बल को परिभाषित करने के लिए हमने कहा था कि एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अंततः हम किसी ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल का संबंध सीधे ऊर्जा से होता है। और विभवांतर के विषय में भी हमने बताया था कि परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर का संबंध भी ऊर्जा से है और विद्युत वाहक बल का संबंध भी ऊर्जा से है। इसलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल से संबंधित होने के कारण ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का संबंध ऊर्जा से होता है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि परिपथ के किसी लूप में, परिपथ के किसी लूप में विभिन्न भाग होते हैं। एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल हो सकते हैं। तो कहा गया है कि परिपथ के किसी लूप के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं उसके प्रतिरोध के गुणनफल का योग परिपथ में लगे हुए समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। यहाँ पर भी योग हम बीजगणितीय करेंगे तो पूर्णतः कहा जाए तो कहेंगे कि परिपथ के किसी लूप में विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे हुए समस्त विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे द्वितीय नियम में कि परिपथ के किसी लूप, लूप को आप पास भी कहते हैं, के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग लूप या पास में लगे समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अच्छा, जैसे ये एक हम बंद पास ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं, कहाँ से? ए से लेकर के E2 से होते हुए, बी से होते हुए, R1 से होते हुए, E1 से होते हुए फिर ए पर पहुँच रहे हैं। यानी ए, E2, बी, R1, E1 और ए, एक बंद पास हम ले रहे हैं। इस बंद पास में हम देखेंगे कि विभिन्न भागों में धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है और उनका हम योग करेंगे। योग करने के बाद उनको इक्वल करेंगे इस लूप में लगे हुए समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। तो जैसे हम इसमें कैलकुलेशन के लिए धारा के किसी एक मान को मूल दिशा मान लेते हैं। जैसे ये बंद पास है और I1 की धारा को हम अपने कैलकुलेशन के लिए मूल धारा की दिशा मान लेते हैं। तो अगर हम इस I1 को मूल दिशा मान लेंगे तो इस तरह से चलेंगे और इस तरह से घूमेंगे। यानी इस तरह से I1 को मूल मान लिए और इस तरह से हम कैलकुलेशन शुरू कर दिए। तो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन में जो धारा होगी उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और उसके विपरीत दिशा में जो धारा होगी वो निगेटिव मानेंगे। जैसे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन के लिए चल रहे हैं तो I1 की धारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो ये तो हमारे कैलकुलेशन की दिशा के अनुकूल है। और जब इधर हम चलते हैं इधर तो I2 को देखिए, इस बंद पास में I2 भी है तो I2 की धारा इधर है और हमारे कैलकुलेशन की दिशा ये है।
I2 की दिशा ये है और हमारे कैलकुलेशन की दिशा ये है, तो I2 हमारे कैलकुलेशन के विपरीत दिशा में है, तो I2 को माइनस मान लेंगे और I1 को प्लस मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे लूप ए बी E1 ए के लिए हम कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से करेंगे, इस तरह से। तो I1 तो हम देख रहे हैं जिस तरफ कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस दिशा में उसी दिशा में, तो I1 को हम लेंगे प्लस I1 इंटू प्रतिरोध R1, ठीक। और चलते हैं इधर, अब रेजिस्टेंस खत्म हो गया इधर वाला, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इधर आते हैं I2 में, तो I2 में देख रहे हैं धारा की दिशा हमारे कैलकुलेशन के विपरीत है, हम कैलकुलेशन करते हुए इधर की तरफ जा रहे हैं और I2 इधर की तरफ है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस I2 इंटू R2। ये विभिन्न भाग में धारा और रेजिस्टेंस का गुणनफल हो गया I1 इंटू R1 और I2 इंटू R2। अब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू माइनस से प्लस की ओर चलेंगे। ये सेल में विद्युत वाहक बल की गणना के लिए माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो प्लस लिखेंगे और प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो माइनस लिखेंगे। क्या हो जाता है, यहाँ पर हम I1 को लेकर के माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, इस तरह से धारा चल रही है I1 और यहाँ आगे तो माइनस से प्लस हो गया, तो ये हो जाता है E1 पॉजिटिव। और इधर जब चलते हैं तो यहाँ पर आने पर कैलकुलेशन में प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस E2। ये हो गया, ये दोनों सेल के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग हो गया और ये धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग हो गया। ये जो एरो दिखाया गया है ये पॉजिटिव के लिए दिखाया गया, अगर हम इस दिशा में चलेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा और इसके विपरीत प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो ये निगेटिव रहेगा। तो इधर की तरफ अगर चल रहे हैं तो माइनस से प्लस चल रहे हैं तो E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर आ गई कैलकुलेशन करते हुए इस दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस से माइनस चल रहे हैं तो ये निगेटिव हो गया। तो ये हो गया I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। अब दूसरा बंद पास लेते हैं, ये A से लेकर के R3 से चलते हुए B तक पहुँचते हैं, B से R2 से होते हुए E2 से होकर के A तक पहुँचते हैं। तो दूसरा बंद पास है दूसरे लूप के लिए, दूसरे लूप A R3 B E2 A के लिए क्या लिखेंगे। अब यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं A से, तो I1 प्लस I2 धारा चल रही है और हमारा कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस तरह से। तो ये यहाँ से हम चल रहे हैं A से चलते हुए R3 से होते हुए B से होते हुए R2 से होते हुए E2 से होते हुए A पर पहुँच रहे हैं। तो अगर यहाँ से चल रहे हैं तो ये धारा I1 प्लस I2 है और इसी धारा की दिशा में हमारा कैलकुलेशन है, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 लिखेंगे। I1 प्लस I2 धारा का मान है इंटू क्या लिखेंगे R3। यहाँ का कैलकुलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, ये I2 है और ये R2 है, तो I2 धारा की दिशा भी हमारे कैलकुलेशन की दिशा में, क्योंकि हम कैलकुलेशन इसी दिशा में करना है और I2 भी इसी दिशा में है, तो क्या हो जाएगा प्लस I2 इंटू R2, ये हो गया। अब इधर चल रहे हैं, इस सेल की तरफ पहुंचे तो माइनस से प्लस की ओर हमारा कैलकुलेशन है, इस तरह से चल रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, तो ये हो जाता है इक्वल टू E2। ये दूसरे लूप के लिए हमारा कैलकुलेशन हो गया I1 प्लस I2, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन है, तो I1 और I2 हमारे कैलकुलेशन की दिशा में है तो इसको प्लस लेंगे, I1 प्लस I2 इंटू R3। और इधर चले तो I2 भी हमारे कैलकुलेशन की दिशा में है तो I2 इंटू R2 कर लिए, इज इक्वल टू यहाँ पर पहुँचे तो हमारा माइनस से प्लस चल रहे हैं तो E2 भी प्लस में होगा, तो E2 को भी प्लस में रखेंगे, ये दोनों भी प्लस में रखेंगे, तो ये हमारा हो गया दूसरे लूप के लिए। अब एक और लूप और बनता है, हम A से चल रहे हैं, R3 से होते हुए B से होते हुए R1 से होते हुए E1 से होते हुए A पर पहुंच रहे हैं। तो एक बंद लूप और बना हमारा, क्या, A R3 B R1 E1 A।
तीसरे बंद लूप के लिए, तीसरे लूप कौन सा है, ए R3 B R1 E1 ए के लिए। फिर वहीं चलेंगे, ए से चल रहे हैं, धारा I1 प्लस I2 है और R3 रेजिस्टेंस है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कैलकुलेशन है, तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इंटू R3। ये धारा I1 प्लस I2 चला, यहाँ पहुँचने के बाद I1 हो गया, I2 इधर निकल दिया, I1 हो गया। अब I1 यहाँ चल रहा है R1 में, तो क्या लिखेंगे, वो भी हमारे कैलकुलेशन के डायरेक्शन में, इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये I1 भी हमारे डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे, प्लस I1 इंटू R1। अब आगे हम चल रहे हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस और करंट का कैलकुलेशन हो गया है, इक्वल टू, अब बचता है सेल की बात। तो यहाँ से इस तरह से इस लूप में चल रहे हैं, तो केवल एक सेल E1 लगा हुआ है और उस सेल का डायरेक्शन हमारे कैलकुलेशन के डायरेक्शन में है, यानी माइनस से प्लस की ओर सेल भी है और हमारा कैलकुलेशन भी माइनस से प्लस की ओर है, तो लिख देंगे E1। ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम एक लूप, पहले लूप के लिए, फिर दूसरे लूप के लिए, फिर तीसरे लूप के लिए हमने ये इक्वेशन बनाया और इन तीनों इक्वेशन को हल करके हम I1 का मान निकालेंगे, I2 का मान निकालेंगे, R1 का मान निकालेंगे, R2 का मान निकालेंगे, E1 और E2 का मान निकालेंगे। तो ये हमारा आज किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।